ठीक है लोगों, ये कहना कोई विवादास्पद बयान नहीं है कि जब आप तीसरी दुनिया को आयात करते हैं तो आप तीसरी दुनिया बनने का जोखिम उठाते हैं। असल में आप अंत में तीसरी दुनिया बन ही जाते हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपको ब्रिटिश पाकिस्तानियों का वीडियो दिखाया था जो ब्रिटेन में पैदा पले हैं और वहाँ तीसरी दुनिया जैसी चीजें करते हैं, जैसे ये महिला। हम उन इमिग्रेशन सलाहकारों की जांच कर रहे हैं जो प्रवासियों को शरण प्रणाली में धोखाधड़ी के लिए उकसा रहे हैं। मैंने वह वीडियो दिखाया था जिसमें पाकिस्तानी पुरुषों से ब्रिटिश पाकिस्तानी वकीलों द्वारा समलैंगिक होने का नाटक करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि वे समलैंगिक नहीं हैं। वे वीजा आवेदन और शरण याचिका में मदद करेंगे। इनकी बात सुने। एक के बाद एक वहां मौजूद लोग हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को बताते हैं कि बैठक में मौजूद कई लोग वास्तव में समलैंगिक नहीं हैं। मुझे नहीं पता। कोई भी उनमें से 1% गे नहीं है। क्या तुम्हें पता है प्रतिशत क्या होता है? 0.01%। तो ये भ्रष्टाचार है। हाँ, वे गे नहीं हैं, वे गे होने का नाटक कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस तरह से उनका शरण का मामला मंजूर हो सकता है। और इस बीच वे होटलों या सार्वजनिक रूप से दी गई आवास सुविधाओं में ब्रिटिश करदाताओं के खर्चे पर रहेंगे। अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ ब्रिटेन में हो रहा है तो आप गलत है। इस नई रिपोर्ट पर नजर डालिए। एक भारतीय माइग्रेशन एजेंट वीजा आवेदन में झूठ बोलने पर बैन हुआ है। मैंने पहले भी कहा था, पुरानी आदतें जल्दी नहीं जाती। तीसरी दुनिया की आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती। चाहे आप पहली दुनिया के देश में पैदा हुए हों और पले बड़े हों, वो आदतें नहीं जाती। इसी कारण दूसरी तीसरी पीढ़ी के पाकिस्तानी भी ऐसे कचरा फेंकते हैं जैसे पहली पीढ़ी वाले, या जैसे पाकिस्तानी गांव में हों। उन्हें फर्क नहीं पड़ता। हमने भारतीयों, बंगालियों, अफ्रीकियों में देखा है कि जितना ज्यादा इन्हें लाते हैं, अपराध करने वालों का प्रतिशत बढ़ता है। इस महिला को देखिए, एक भारतीय माइग्रेशन एजेंट जिसने हर साल हजारों प्रवासियों को लाने में मदद की, तो उसने शायद 5, 6, 10 हजार भारतीयों को फर्जी आवेदन के जरिए ऑस्ट्रेलिया में लाया है इन सालों में। और अब वो पकड़ी गई है और सोचिए क्या हुआ। उसका लाइसेंस ऑस्ट्रेलिया में 5 साल के लिए रद्द हुआ है। उसे कई उल्लंघनों के कारण बाहर किया गया। सिर्फ एक नहीं, जैसे ब्रिटेन में वह महिला थी जिसकी मैंने पहले आपको धोखाधड़ी दिखाई थी। यूके में शरण चाहिए? समलैंगिक होने का नाटक करो, बाकी हम संभाल लेंगे। इस महिला पर भी कई उल्लंघन हैं। चलो पता लगाते हैं। विनीत खोरचड़ा, जो सिडनी स्थित रॉयल माइग्रेशन एजुकेशन कंसल्टेंट्स में काम करती थी, उनकी पंजीकरण पिछले महीने 5 साल के लिए रद्द कर दी गई थी, जब उनके व्यवहार की जांच ऑस्ट्रेलिया के माइग्रेशन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ओमारा द्वारा की गई थी। चड़ा ने 2016 में माइग्रेशन एजेंट के रूप में पंजीकरण कराया और तब से हर साल ज्यादातर भारत से हजारों प्रवासियों को लाई है। मुझे ये पता है। जब कोई पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया आता है और उसे इमिग्रेशन वकील चाहिए होता है तो किसी वजह से वे हमेशा पाकिस्तानी वकील के पास ही जाते हैं, और भारतीयों के साथ भी यही होता है। मेरी इमिग्रेशन वकील, मुझे नहीं पता कि मैं उनका नाम ले सकता हूं या नहीं, वो एक ऑस्ट्रेलियन थी। मुझे नहीं पता क्यों मैंने हमेशा ऑस्ट्रेलियन ही चुना। खैर, मुझे लगता है मुझे पता था कि मैं कोई गलत काम नहीं करने वाला हूं। लगता है, देखता हूं क्या वह अभी भी मौजूद है। हाँ, वह अभी भी है। उनका नाम करीना फोर्ड इमिग्रेशन लॉयर्स है। वह अभी भी फुत्सू है। हाँ, वह मेरी इमिग्रेशन एजेंट थी। एक बेहतरीन ऑस्ट्रेलियाई महिला है जो कागजात जमा कराने में मदद करेंगी और कभी गलत नहीं करेंगी। चीजें ऐसी ही होनी चाहिए। अगर आप मानते हैं कि तीसरी दुनिया का कोई व्यक्ति उन्हीं मानकों पर चलेगा तो आप बेवकूफ है। माफ कीजिए, लेकिन मैं समझता हूं, जब आप दूसरी संस्कृतियों के लोगों को यहां लाते हैं तो आप भेदभाव कैसे कर सकते हैं। मेरा मतलब है, आप हर भारतीय या पाकिस्तानी को एक संदिग्ध या धोखेबाज व्यक्ति के रूप में नहीं देख सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते, वरना यह संस्थागत नस्लवाद या कट्टरता लगेगा। इसीलिए समाधान बहुत सरल है। दूसरी संस्कृतियों से लाखों लोगों को यहां मत लाओ। यही एकमात्र समाधान है दोस्तों। मैं यह एक भूरे आदमी के तौर पर कह रहा हूं। चड्डा की जांच ओमारा द्वारा वीजा आवेदन की समीक्षा के बाद हुई थी। उन्होंने गृह मामलों के विभाग को प्रस्तुत किया और उन चिंताओं की पहचान की जिन्हें कार्यालय ने अपने निर्णय में बताया था। ओमारा ने पाया कि चड्डा ने कानून का पालन नहीं किया क्योंकि उन्होंने आव्रजन सहायता की घोषणा नहीं की थी। उन्होंने ग्राहकों को झूठी भ्रामक जानकारी दी, जैसे ऐसा करे तो स्वीकृति का मौका बेहतर है।
और उन्होंने आवेदनों के समर्थन में और गृह मामलों के विभाग को झूठे और भ्रामक बयान दिए जिनके बारे में वो जानती थीं कि वे झूठे या भ्रामक हैं। ओमारा ने निष्कर्ष निकाला कि चड्डा एक ईमानदार व्यक्ति नहीं है या फिर किसी भी तरह से प्रवासन सहायता देने के लिए उपयुक्त और योग्य व्यक्ति नहीं है। अब मैं जानना चाहता हूं कि उन हजारों लोगों का क्या होगा जिन्हें उनकी सहायता से मंजूरी मिली थी। मुझे नहीं पता उनके साथ क्या होने वाला है। यह झूठे बहाने से कितने लोग आए हैं? दसियों हजार लोग। मुझे पता है। आपको पता है? मैं कैसे जानता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि भारतीय और पाकिस्तानी समाज कैसे काम करते हैं। अगर ऑस्ट्रेलियाई सरकार कहती है कि हमें आपके पिछले नियोक्ता से एक रेफरल लेटर चाहिए जिसमें लिखा हो कि आपने इस कंपनी में इतने साल काम किया और आपकी सैलरी इतनी थी, और उसे पता था कि हम ऐसे हैं कि ठीक है, मैं खुद ही टाइप कर लूंगा और तुम्हें दे दूंगा और अपने दोस्त का फ़ोन नंबर सेट कर दूंगा। अगर गृह मामलों का विभाग इसे सत्यापित करना चाहे तो उस नंबर पर कॉल करने पर उसका दोस्त फ़ोन उठाकर कहेगा, हाँ सर, आपने मेरे साथ 10 साल काम किया है, सब कुछ अच्छा है। ठीक है, काम हो गया, वीज़ा मंजूर। यही है, कितना आसान है। लेकिन मेरे समय में यह बहुत मुश्किल हुआ करता था। मैंने मान लिया था कि 2000 के शुरुआती सालों के स्टैंडर्ड्स आज भी लागू है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने जिम्मेदारी निभाना छोड़ दिया है और इसके पीछे एक थ्योरी है, इसलिए ये सिर्फ उनकी गलती नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार और विश्वविद्यालय अब अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की फीस पर निर्भर है। मैंने यूनिवर्सिटी फीस में लगभग $50,000 दिए, जो मेरे लिए सौभाग्य था। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ और इससे मुझे ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बनने का मौका मिला, जो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब आप दसियों हजार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को लाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत पैसा आता है। और सोचिए क्या, वे ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय लगातार विस्तार कर रहे हैं और स्थानीय छात्रों की जगह अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का कोटा बढ़ा रहे हैं। जितने ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय छात्र होंगे, हमारे बच्चों के लिए विश्वविद्यालयों में जगह कम होगी। मैं इसे भ्रष्टाचार नहीं कहूँगा, शायद ये एक स्वाभाविक गिरावट है। समय के साथ चीज़ें और प्रक्रियाएं गिरती है, इसलिए आपको आमूलचूल समाधान चाहिए। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या घटाते हैं तो $50 अरब का नुकसान होगा। इससे हमें $50 अरब का नुकसान होगा, जानते हो? ऑस्ट्रेलिया की सामाजिक एकता के हित में हम उस नुकसान को स्वीकार करेंगे और उस $50 अरब की भरपाई के लिए दूसरे क्षेत्रों में निवेश करेंगे। मैंने ये आंकड़ा बस यूं ही बता दिया था। मुझे आंकड़ा नहीं पता, फिर भी आपको ऐसा ही करना होगा। अगर आप अल्पकालिक राजनेता हैं और अगला चुनाव देख रहे हैं तो ऐसा फैसला नहीं करेंगे। आप सोचेंगे $50 अरब अब क्या करें? शायद मेडिकेयर व अन्य चीज़ों में कटौती करनी पड़ेगी। आप जानते हैं, एंथनी एल्बनीजी जैसे लेबर नेता पैसे खर्च करने में विश्वास रखते हैं। ये लोग बस खर्च करते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि कुल समृद्धि कैसे बढ़ाई जाए, लेकिन ये मानते हैं कि उसे लगातार बढ़ती आबादी में बांटते रहना चाहिए। यही तो समाजवाद है। ये कभी काम नहीं करेगा। तीसरी दुनिया को यहाँ ले आओ, वही बन जाओ। मैंने ये वीडियो पिछली वीडियो में दिखाया था, देखिए। देखिए उस देश के साथ क्या होता है जिसे बनाने वालों ने छोड़ दिया और उन लोगों को दे दिया जिन्होंने उसे नहीं बनाया। यह डरबन है। ये ऑस्ट्रेलिया का भविष्य होने वाला है। इसे देखिए, ये सिडनी है। यहाँ कोई ऑस्ट्रेलियाई नहीं दिखेगा, यहाँ कोई ऑस्ट्रेलियाई नहीं मिलेगा। मैं इन्हें दोष नहीं देता। ये लोग अपनी जिंदगी बेहतर करने यहाँ आए हैं और वही कर रहे हैं जो जरूरी है। अपने मूल्यों के अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार जी रहे हैं। इन्हें अपनी संस्कृति के प्रति वफादारी का एहसास है। ये लोग यहाँ आर्थिक प्रवासी के रूप में आए हैं, लेकिन यहाँ बसने के बाद ये सिर्फ अपने हितों का ही ध्यान रखते हैं, जो ऑस्ट्रेलियाई हितों से अलग है। ऑस्ट्रेलियाई समाज के हित इन लोगों के हितों से अलग है। मुझे खेद है। अब यह बात इतनी स्पष्ट हो गई है कि साफ साफ सच कहना भी अजीब नहीं लगता। जो है वही है, इसे स्वीकार करो। धीरे धीरे खत्म हो जाओ या खड़े होकर बयान दो, नहीं, हम ये नहीं चाहते। माफ कीजिए, हम ये नहीं चाहते। हम ये तीसरी दुनिया जैसी बकवास नहीं चाहते। हम ये नहीं चाहते। ऐसा कहना गलत क्यों है?